स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी एसएसटी में ज्योग्राफी की लेसन 2 रीड करा रहे थे, हम आपको ज्योग्राफी का लेसन 2 चल रहा था। उसके मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ जिसमें आपने इन पॉइंट्स के बारे में समझ लिया था। अब तक के हमारे जैसे भूमि क्या है, भूमि का उपयोग, साझा संपत्ति संसाधन, भूस्खलन, मृदा का नवीनीकरण और मृदा नवीनीकरण को रोकने के उपाय, इन पॉइंट्स को मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझा दिया था। कुछ पॉइंट्स हमारे अभी पेंडिंग थे, बचे थे, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। वही पेंडिंग पॉइंट्स आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने जा रही हूँ। जैसे कि हमारा ऐसा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, यानी हम इसमें भूमि के बारे में, मृदा के बारे में, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में जाने। तो भूमि के बारे में हम जान चुके थे, भूस्खलन से संबंधित मृदा के बारे में जान चुके थे, मृदा के नवीनीकरण के कारण और क्या होता है नवीनीकरण, ये सब हम समझ चुके थे। अब हमारा जल, पृथ्वी पर जल। अगला हमारा टॉपिक जो है आप अपने बुक में देखेंगी वो है जल। जल एक अत्यंत महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? वो एक बहुत जरूरी प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है। कितना? 3/4 भाग जल से ढका हुआ, यानी 4 में से 3 हिस्से जल है और 1 हिस्सा भूमि का है। इसलिए हम इसे जल ग्रह कहते हैं। हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? हम पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर भूमि यानी भू की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है, इसलिए हम इसको जल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, जल ग्रह कहना अतिशयोक्ति ना होगी। करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन आदि महासागरों से ही शुरू हुआ था। 3.5 अरब पहले जीवन जो है वो महासागरों से ही शुरू हुआ था। हालांकि आज भी पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग महासागर से ढके हुए। हमारी पृथ्वी के 2/3 भाग जो है वो किससे ढके? महासागर से ही ढके हुए हैं। अब अलवण जल, हमारी पृथ्वी पर अलवण जल यानी पीने योग्य पानी जिसमें लवण नहीं है वो केवल 2.7% है। कितना है? पीने योग्य पानी 2.7%। ये पीने योग्य जल है हमारी पृथ्वी के ऊपर, जिसे हम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। हम सोचते क्या है, टोटी चलाई, बाल्टी भर रही है तो बहती रहे और हम अपना नहाने में लग रहे, ले डब्बा पानी को वेस्ट करते हैं ना। या ब्रश कर रहे हैं तो नल चला के ऑन करके टेप को ऑन करके टैप को रख देते हैं, बहता रहता है और ब्रश करते रहते हैं। तो आप ये भी देख लो कि सिर्फ 2.7% मीठा पानी है जो पीने योग्य है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में मिलता है। इस 2.7 का भी 70% भाग जो है वो कहाँ मिलता है? बर्फ की चादरों में, यानी बर्फ के रूप में कवर्ड है, बर्फ के रूप ले रखा है। हिमानिया यानी बर्फ की नदियाँ, उनमें अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में मिलता है। अपनी स्थिति की वजह से मनुष्य की पहुंच से बाहर है। अब ये जल क्या है? ये मनुष्य की स्थिति, यानी इसका 70% भी मनुष्य की पहुंच से बाहर है। बाकी कितना रह गया? 30% जिसका हम यूज करते हैं। जल एक अत्यंत महत्वपूर्ण नवीन वो तो हो गया। उसके बाद देखेंगे हम सिर्फ 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल, भौम यानी भूमि के अंदर का जल, नदियों और झीलों के पृष्ठ में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में मिलता है। कहाँ पर? भौम जल भूमि के नीचे सतह में और नदियों में, झीलों में और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में मिलता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ है। इसलिए अलवणीय जल जो है यानी मीठा पानी जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, वह पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल की मात्रा को न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन घट तो रही है। हमारी कुछ गलत तरीकों की वजह से पृथ्वी के धीरे धीरे जो जमीन के नीचे का पानी उसका स्तर गिरता जा रहा है, इसलिए इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। उसके बाद जल की उपलब्धता की समस्याएं। ठीक है, विश्व के कई देशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर भाग, उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग में संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी झेल रहे हैं। ये सब वो देश है जहाँ पर मीठे यानी पीने योग्य जल की
कमी है। ठीक है, इसके अलावा इस तरह का जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यानी जो हमारी बारिश होती है उस पर डिपेंड करता है, मौसम के अकॉर्डिंग इस प्रकार के जल की विविधता पाई जाती है। जल संसाधनों का संरक्षण, इसी में क्या आएगा, जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों का मिलना एक बड़ी समस्या बन गई है। यह क्षीण होते होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाना जरूरी है। इस क्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए हमें एक निश्चित कदम उठाना चाहिए। हालांकि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय वो यानी जिसको हम यूज करे जा रहे हैं, जिसकी मात्रा अभी हमारे पास असीमित है, जिसकी मात्रा नहीं पता हमें कितनी है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी इसका अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण की वजह से ये प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। जल के प्रमुख संदूषक बहुत से हैं, जैसे अशोधित, आंशिक रूप से शोधित वायु मल, यानी हम लोग अपना जो मल मूत्र का कचरा है या और कोई वेस्टेज है, पन्नियाँ हैं और कचरा है, वो सब जो हम पीने योग्य नदियों में, झीलों में, इन सब में प्रवाहित कर देते हैं, तो ये पीने योग्य जल जो है ये खराब हो जाता है और अनुपयुक्त हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है जैव मंडल। क्या आएगा, जैव मंडल। अब जैव मंडल वह सकरा क्षेत्र है, जैव मंडल क्या है, एक पूरा एक वह सकरा क्षेत्र है जिसमें जहाँ वायुमंडल यानी हवा, जल मंडल जल और जैव मंडल मिलकर एक जीवन का निर्माण करते हैं। यानी जहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल तीनों का मिलन होता है, जीवन का निर्माण होता है, तो वह एरिया क्या कहलाता है, जैव मंडल। हमारे यहाँ पर देखो जल भी है, वायु भी है और जीवन भी है, तो हम एक जैव मंडल में ही तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें संभव हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट पारितंत्र। पारितंत्र क्या है, सभी जीवित जातियाँ, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सभी जीवित जातियाँ सभी जीवित जातियाँ एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, संबंधित है, और इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। यानी कि हम सबों की जरूरत एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो जब जीवित जातियाँ जो है अपनी जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पारितंत्र कहेंगे। उसके बाद हमारा आता है वन्य जीवन। उसके बाद क्या आ जाता है, प्राकृतिक वनस्पति में वन्य जीवन। ठीक है, हम यहाँ पे पहले वन्य जीवन लेते हैं। वन्य जीवन में क्या आएगा, हमारे इसमें हमने देखा था वन्य जीवन में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन एक साथ ही है। इसमें जो आपकी बुक में पॉइंट है, इसमें क्या है बेटा, वन्य जीवन में आते जंतु, पक्षी, कीट तथा जलीय जीव, ये सब क्या है, वन्य जीवन है। वन्य जीव, वनस्पति और वन्य जीवन जो है एक बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। वनस्पति होगी ना प्राकृतिक वनस्पति में, तो पौधे हमें इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, जैसे कि पक्षी वगैरह होते हैं, इन पौधों पर ही अपना घर बनाकर अपना जीवन यापन चलाते हैं, तो ये प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। आप जानते हैं ना, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए जरूरी मृदा को सुरक्षा देते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं पौधे। ठीक है, रक्षक मेखला के रूप में काम करते हैं, यानी मिट्टी की एक रक्षा करते हैं। उसके अलावा जल के संग्रह में मदद करते हैं, हमें फल फूल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे, कागज प्रदान करते हैं। ये सब किससे मिलती है, हमें प्राकृतिक वनस्पति से मिलता है, जो हमारे अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों के अनगिनत उपयोग है। ठीक है, जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव वन्य जीवन के अंतर्गत आते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत कौन आ गए, जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव, ये किस में आते हैं, ये वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कीट, अब एक छोटी सी जैसे लीजिए मधुमक्खी अपने भोजनों के लिए कीटों पर निर्भर है। मधुमक्खी किसे खाती है, कीटों पर निर्भर है, और अब घटकों के रूप में काम करती है, यानी कीटकों को मिटा देती है जो अधिक मात्रा में हो जाते हैं। तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के
कारण एक अपमार्जक का काम करता है। गिद्ध क्या करता है, जो जंगलों में मृत जीव जंतु होते हैं, इधर उधर बदबू फैलाते हैं, तो गिद्ध उनको भोजन के रूप में ग्रहण करके वातावरण को शुद्ध कर देता है और इससे पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। किसे? गिद्ध को। ठीक है, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चाहे प्राणी छोटा हो या बड़ा हो, सब एक दूसरे पर अपने निर्भर है और ये पारितंत्र को बनाने के लिए जरूरी है। उसके बाद आते हैं हमारे सदाहरित वन। कौन से बनाए जाते हैं? सदाहरित वन। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर सदाहरित वन या पर्णपाती वन, पर्णों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर सदाहरित वन या पर्णपाती वन कहा जाता है। जिन वनों के वृक्ष वर्ष की किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, जिन वनों के वृक्ष किसी भी ऋतु में एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते, बदल बदल के अलग अलग ऋतुओं में, तो वो हरे बने रहते हैं, तो उन गिराते उनको सदाहरित वन कहते हैं, क्योंकि उनके कभी किसी पौधे की गिर रही है, कभी किसी के, तो हरियाली प्रॉपर बनी रहती है, तो उन्हें कहते हैं सदाहरित, यानी सदा हरे रहने वाले वन। इसके अलावा जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष रूप में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसे वन जो वाष्पोत्सर्जन यानी जब पानी भाप बन के उड़ने लगता है तो उनसे क्या होता है, पेड़ों की नमी कम होने लगती है, उससे बचाव के लिए वो पौधे पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, यानी सारे पेड़ एक साथ अपने वन के सारे पेड़ जो है एक साथ अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो पतझड़ आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पर्णपाती। पर्ण आप संस्कृत में पढ़ चुके होंगे, पत्तों को कहते हैं पाती यानी गिराना, पर्णपाती पत्तों को गिराने वाले वन, यानी ऐसा वन जिसके पेड़ एक निश्चित ऋतु में अपने सभी पत्तों को गिरा देते हैं, ये पर्णपाती वृक्ष कहलाते हैं। ये वन अलग अलग अक्षांशों में अपनी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय में विभाजित किए गए हैं। ये सब आप अपने आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपत्ति है, पौधे जीव जंतु को आश्रय देते हैं और साथ ही पारितंत्र को सुरक्षित रखते हैं। पौधे क्या करते हैं, जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं और इसके साथ साथ पारितंत्र को सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में बदलाव और मानव हस्तक्षेप की वजह से पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास उजड़ सकते हैं। जलवायु में परिवर्तन होने से क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जिससे जो जंगली जीव जंतु हैं उनका आवास, उनका रहने की जगह जो है वो उजड़ती जा रही है। बहुत सी जातियां असुरक्षित या खतरे में है। अब कुछ ऐसी जंगली जानवरों की जातियां हैं जो असुरक्षित है, यानी खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, खतरे पर है, और कुछ तो लुप्त होने के कगार पर, कुछ बिल्कुल ही लुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। वनोन्मूलन, वनों का काटना, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटना, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर ये सारे कार्य कर रही हैं। ठीक है, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं। इन सभी वजह से कुछ वन्य प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं और कुछ खतरे के निशान पर चल रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये लेसन हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो आज के इस लेसन में आज की इस वीडियो में हमारा लेसन नंबर 2 जो है ज्योग्राफी का वो कंप्लीट होता है। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको ये 7 पॉइंट समझा दिए थे और इस वीडियो में आज मैंने आपको ये बाकी बचे हुए पॉइंट समझा दिए हैं। आपने शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों वीडियोस को देखना है और पूरे लेसन को अच्छे से रीड करना है और समझना है। इसके साथ साथ जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उन्हें भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है।